तो दोस्तों हमें बहुत दिन पहले शूटर जो कि एक एक्शन मूवी है वो हमें देखने को मिली थी 2007 के अंदर। उसी का दूसरा पार्ट हमें देखने को मिल सकता है शूटर 2। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। पूरी जानकारी बताएंगे, उसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे मैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। संगीत। फिल्म का स्कोर मार्क मेंसिना द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने डॉन हार्पर द्वारा संचालित 77 टुकड़े ऑर्केस्ट्रा का उपयोग करके लॉस एंजल्स के स्टूडियो सिटी में टॉडेयो स्कोरिंग स्टेज पर संगीत रिकॉर्ड किया था। 13, 14, 27 मार्च 2007 को लेकशोर रिकॉर्ड्स द्वारा एक स्कोर साउंड ट्रैक जारी किया गया और शोलेस म्यूजिक 15 द्वारा सह प्रकाशित किया गया। ओटिस टेलर का गाना नोटी लेटर फिल्म के अंत और क्रेडिट पर बजता है। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। शूटर ने अमेरिका और कनाडा में $47 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $48.7 मिलियन की कमाई की, जिससे इसकी कुल कमाई $61 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $95.7 मिलियन हो गई। 3. फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $14.5 मिलियन की कमाई की, जो TMNT $24.3 मिलियन और $319.9 मिलियन के बाद बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। रॉटन टोमाटोज पर 147 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 47% की स्वीकृति रेटिंग और 5.6/10 की औसत रेटिंग मिली है। साइट के आलोचकों की आम सहमति कहती है, एक अविश्वसनीय कहानी और कई कथानक छेदों के साथ, शूटर खुद को अन्य नासमा एक्शन थ्रिलर से अलग करने में विफल रहता है। 16 मेटाक्रिटिक ने 33 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 53 का भारित औसत स्कोर दिया है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 17 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया। 18 द न्यू यॉर्क टाइम्स की मनोहला डार्गिस ने फिल्म को पूरी तरह से निंदनीय, संतोषजनक रूप से हिंसक मनोरंजन कहा, जो पुरुषों और बंदूकों और धमाके वाली चीजों के बारे में है। डार्गिस ने निर्देशक फूकवा की तकनीक को अतिरंजित और अतिसंपादित बताया, लेकिन कहा कि उन्हें अराजकता के लिए एक आदत है और परिणाम काफी सुखद है। 19 हॉलीवुड रिपोर्टर के किर्क हनीकट ने सकारात्मक समीक्षा दी, लेकिन कमजोर चरित्र चित्रण की आलोचना की। अगर फिल्म ने अपने पात्रों पर उतना ही विचार और देखभाल की होती जितनी कि प्रत्येक जटिल सेट पीस पर की जाती है, तो शूटर एक क्लासिक हो सकती थी। हनीकट का कहना है कि समस्या जोनाथन लेम्किन की पटकथा और फिल्म समीक्षक और लेखक स्टीफन हंटर के स्रोत उपन्यास पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट में है। उन्होंने पेना के प्रदर्शन की सराहना की और फिल्म के तकनीकी पहलुओं, विशेष रूप से स्टंट कार्य और पीटर मेजिस जूनियर के कैमरा कार्य की प्रशंसा की। 20 एम्पायर पत्रिका के टोनी हॉकिंस ने फिल्म की प्रशंसा की। सीक्वल के लिए तैयार स्वैगर एक प्रभावशाली शूट एम अप वर्कइट एक्शन ड्रामा के साथ बॉर्न के वर्चस्व को चुनौती देता है। 21 कुछ फिल्म समीक्षकों ने फिल्म को अपनी राजनीति में वामपंथी झुकाव के रूप में देखा, जिसमें यह तर्क भी शामिल था कि मुख्य खलनायक सीनेटर मेचम तत्कालीन उपराष्ट्रपति डिक चेनी के लिए एक सादृश्य है। 22, 23, 24 होम मीडिया। डीवीडी 26 जून 2007 को रिलीज हुई, जो अमेरिकी बिक्री चार्ट में शीर्ष पर पहुंच गई। 25 फिल्म ने उत्तरी अमेरिका में डीवीडी बिक्री से $57.6 मिलियन कमाए। 26 पैरामाउंट मूवीज ने 15 मार्च 2022 को 4K अल्ट्रा HD ब्लूरे पर फिल्म रिलीज की। 27 टीवी श्रृंखला। 2016 में यूएसए नेटवर्क ने फिल्म पर आधारित इसी नाम की एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें वाहलबर्ग निर्माता थे और रयान फिलिप्स वेगर की भूमिका में थे। 28 यह भी देखे। फिल्म पोर्टल। अमेरिकी स्नाइपर। स्नाइपर 1993 फिल्म। कथा साहित्य में हत्याएं। शूटर एक अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला। एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक है जो एक्शन और थ्रिलर शैलियों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें मूल रूप से संगीत वीडियो के निर्देशक के रूप में जाना जाता था और उन्होंने 1998 में द रिप्लेसमेंट किलर्स के साथ अपनी फिल्मी शुरुआत की। उनकी महत्वपूर्ण सफलता 2001 की क्राइम थ्रिलर ट्रेनिंग डे थी,
जिसने उत्कृष्ट निर्देशक के लिए ब्लैक रील अवार्ड जीता। उनकी बाद की फिल्मों में टीयर्स ऑफ द सन 2003, किंग आर्थर 2004, शूटर 2007, ओलंपस हैज फॉलन 2013, साउथपॉ 2015, द मैग्निफिसेंट सेवन 2016 और द इक्वलाइजर ट्रिलॉजी 2014 से 2023 शामिल है, जिसमें पहली फिल्म के साथ मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट निर्देशन के लिए NAACP इमेज अवार्ड अर्जित किया। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित वृत्तचित्र अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकन नाइटमेयर 2018, व्हाट्स माई नेम, मुहम्मद अली 2019 और 2022 हुलू वृत्तचित्र श्रृंखला लिगेसी, द ट्रू स्टोरी ऑफ द LA लेकर्स का भी निर्देशन किया, जिसके लिए उन्होंने उत्कृष्ट वृत्तचित्र श्रृंखला के लिए स्पोर्ट्स एमी पुरस्कार जीता। 3. प्रारंभिक जीवन। फुकवा का जन्म पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में अफ्रीकी अमेरिकी माता-पिता कार्लोस और मैरी फुकवा के घर हुआ था। उन्होंने 1983 में टेलर एल्डरडाइस हाई स्कूल से स्नातक किया। 4 फिल्म निर्माण और संगीत वीडियो की ओर रुख करने से पहले फुकवा ने सेना में जेट उड़ाने की उम्मीद के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। 5. फुकवा पटकथा लेखक शिनोबू हाशिमोतो, जो अकीरा कुरोसावा के लगातार सहयोगी रहे हैं, को श्रद्धांजलि देते हुए कहते हैं कि उनके लेखन ने पिट्सबर्ग के एक यहूदी बस्ती में रहने वाले लड़के को प्रभावित किया। शिनोबू हाशिमोटो का लेखन बहुत सुंदर और काव्यात्मक और शक्तिशाली और हृदय विदारक था। यह सब न्याय के बारे में था, यह सब बलिदान के बारे में था, और इसने मुझे उन लोगों में से एक बनने के लिए प्रेरित किया। मैं एक कठिन क्षेत्र से आया था और मैंने गरीब लोगों को नीचे धकेले जाने को देखने का अपना खुद का संस्करण देखा था। चाहे कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास शक्ति हो, वे आते थे और अन्य लोगों से छीन लेते थे। 6. फुकवा ने बताया कि किस प्रकार हिंसा के उनके अनुभव ने उनकी किशोरावस्था को आकार दिया तथा उनके कैरियर के चुनाव में भूमिका निभाई। मेरा पहला बड़ा ब्रेक तब आया जब 15 साल की उम्र में मुझे गोली लग गई। इसने मेरी जिंदगी बदल दी और इसने मुझे सड़कों पर ज्यादा घूमने से रोका और फिल्में देखने ज्यादा जाने लगा। इस तरह की चीजें जीवन के लिए बेहतर प्रशंसा और अपने आसपास के लोगों के लिए बेहतर प्रशंसा करने के लिए जगाने वाली कॉल है। मेरे जीवन में उस पल से मैंने अपनी सारी ऊर्जा उस चीज में लगा दी जिस पर मेरा विश्वास था, और उस समय यह बास्केटबॉल और खेल खेलना था। इससे मुझे छात्रवृत्ति मिली। उसके बाद एक प्रोफेसर ने कहा कि मुझे एक कला वर्ग लेना चाहिए। मुझे कारवागियो नाम के एक कलाकार से प्यार हो गया। 7. कैरियर। फुकवा ने अपने करियर की शुरुआत टोनी ब्रेक्सटन, स्टीवी वंडर और प्रिंस जैसे लोकप्रिय कलाकारों के लिए संगीत वीडियो निर्देशन से की। उन्होंने कूलियो के वीडियो गैंगस्टा पैराडाइज में मिशेल फिफर को निर्देशित किया, जिसका इस्तेमाल जेरी ब्रुकहाइमर की सफल फिल्म डेंजरस माइंड्स को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। फिल्म बहुत हिट हुई और जेरी ब्रुकहाइमर ने मुझे इसका बहुत श्रेय दिया क्योंकि उन्होंने मेरे संगीत वीडियो का इस्तेमाल किया। विडंबना यह थी कि लोगों को लगा कि मैं नया फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक हूँ। किसी को भी पता नहीं था कि मैं पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया का रहने वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए मैं कमरे में जाता था और लोग मुझसे कॉफी लाने के लिए कहते थे, और मैं कहता था, नहीं नहीं, मैं निर्देशक हूँ, और मुझे उनके चेहरे देखना अच्छा लगता था। यह मजेदार था। 7. 1998 के बाद से फुकवा ने मुख्य रूप से फीचर फिल्म निर्देशक के रूप में काम करना शुरू किया। टाइम पत्रिका के लिए एक श्रद्धांजलि लेख में फुकवा ने एक फिल्म निर्माता के रूप में कुरोसावा के लिए अपने शुरुआती सम्मान को व्यक्त किया और बताया कि कैसे कुरोसावा ने फिल्म निर्माण पर अपने स्वयं के दृष्टिकोण को प्रभावित किया। स्क्रीन लेखक हाशिमोटो का अकीरा कुरोसावा और हिदेओ ओगुनी के साथ काम करना बहुत सुंदर और काव्यात्मक और शक्तिशाली और दिल तोड़ने वाला था। यह सब न्याय के बारे में था, यह सब बलिदान के बारे में था, और इसने मुझे उन लोगों में से एक बनने के लिए प्रेरित किया। 6. उनकी पहली फीचर फिल्में जॉन वू द्वारा निर्मित एक्शन फिल्म द रिप्लेसमेंट किलर्स 1998 थी, जिसमें चाओ यून फैट ने अभिनय किया था, और जेमी फॉक्स अभिनीत एक्शन कॉमेडी बैट 2000 थी। इसके बाद उन्होंने क्राइम थ्रिलर ट्रेनिंग डे 2001 का निर्देशन किया, जिसके लिए स्टार डेंजल वॉशिंगटन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एकेडमी पुरस्कार जीता।
उनकी अगली फिल्में एक्शन वॉर ड्रामा टीयर्स ऑफ द सन 2003, आर्थरियन लीजेंड फिल्म किंग आर्थर 2004, षड्यंत्र एक्शन थ्रिलर शूटर 2007, क्राइम फिल्म ब्रुकलिन फाइनेस्ट 2009 और एक्शन थ्रिलर ओलंपस हैज फॉलन 2013 और द इक्वलाइजर 2014 थीं, जिनमें से बाद में फिर से डेनिजल वॉशिंगटन के साथ फूकवा की जोड़ी बनी। 2016 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फूकवा। उन्होंने वेस्ली स्नेप्स के साथ कॉमिक बुक मिनी सीरीज आफ्टर डार्क का सहनिर्माण किया, जिसे पीटर मिलिगन ने लिखा था और जेफ नेंट्रुप ने चित्रित किया था। 10. उन्हें टुपैक शकूर की आधिकारिक बायोपिक 11 का निर्देशन करने के लिए स्लेट किया गया था, लेकिन फूकवा को रैपर एमिनेम की दूसरी फीचर फिल्म साउथपॉ 2015 का निर्देशन करने की अनुमति देने के लिए परियोजना को स्थगित कर दिया गया था। 12. बाद में एमिनेम ने अपने संगीत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए साउथपॉ को छोड़ दिया। 13. और उनकी जगह जेक गिलेनहाल को लिया गया। फूकवा की 2016 की फिल्म द मैग्निफिसेंट सेवन उसी नाम की क्लासिक 1960 वेस्टर्न की रीमेक थी, जो खुद कुरोसावा की 1954 की फिल्म सेवन समुराई की अमेरिकी रीमेक थी। डेनिजल वाशिंगटन ने सैम चिसोलम की मुख्य भूमिका निभाई है। 2018 की शुरुआत में फ्यूकवा ने फॉक्स मेडिकल ड्रामा सीरीज द रेजिडेंट में कार्यकारी निर्माताओं में से एक के रूप में काम किया। 2018 की गर्मियों में उनकी थ्रिलर सीक्वल द इक्वलाइजर 2 2018 रिलीज हुई, जिसमें डेनिजल वाशिंगटन मुख्य भूमिका में लौटे। जून 2021 में फ्यूकवा की साइंस फिक्शन फिल्म इन्फिनिटी रिलीज हुई, जिसमें मार्क वाहलबर्ग और चिवेटेल इजियोफोर ने अभिनय किया। 2021 में फूकवा और अभिनेता विल स्मिथ ने घोषणा की कि उनकी आगामी फिल्म एमेंसिपेशन जॉर्जिया में फिल्माई नहीं जाएगी, क्योंकि हाल ही में जॉर्जिया के प्रतिबंधात्मक मतदान कानून को पारित किया गया है। स्मिथ और फूकवा ने संयुक्त बयान जारी किया, हम अच्छे विवेक के साथ ऐसी सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान नहीं कर सकते हैं जो प्रतिगामी मतदान कानून बनाती है, जो मतदाता पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। 3 दिसंबर 2021 को उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ एक फर्स्ट लुक डील साइन की और अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम बदलकर फूकवा फिल्म से हिल डिस्ट्रिक्ट मीडिया कर दिया। बाद में उन्होंने पैरामाउंट टेलीविजन स्टूडियो और MTV एंटरटेनमेंट स्टूडियो के साथ एक समग्र टेलीविजन डील साइन की। जनवरी 2023 में फूकवा ने घोषणा की कि उनकी अगली फिल्म परियोजना माइकल होगी, जो माइकल जैक्सन के बारे में एक जीवनी फिल्म होगी, जिसमें जैक्सन के भतीजे जाफर जैक्सन अभिनीत होंगे। लोरेंजो डी बोनावेंटुरा इतालवी उच्चारण एलोआरएनटीएसओ डी बीएनएवीएनटीयूआरए जन्म 13 जनवरी 1957, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और डी बोनावेंटुरा पिक्चर्स के संस्थापक और मालिक है। उन्हें जीआई जो और ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म श्रृंखला के निर्माण के लिए जाना जाता है। उनके द्वारा निर्मित फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर $7 बिलियन से अधिक की कमाई की है। 1. जीवन और कैरियर। डी बोनावेंटुरा ने 1990 के दशक में फिल्म उद्योग में एक कार्यकारी के रूप में काम किया और अंततः वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के लिए विश्वव्यापी उत्पादन के अध्यक्ष पद पर पहुंचे। उनकी प्रोडक्शन कंपनी डी बोनावेंटुरा पिक्चर्स पैरामाउंट पिक्चर्स पर आधारित है। वार्नर ब्रदर्स में उनके कार्यकाल में द मैट्रिक्स की खोज और निर्माण में मार्गदर्शन करना, साथ ही जेके राउलिंग द्वारा हैरी पॉटर पुस्तकों के अधिकार खरीदना शामिल था। 2007 में डी बोनावेंटुरा ने माइकल स्कॉट द्वारा काल्पनिक उपन्यासों की 6 भाग श्रृंखला द सीक्रेट्स ऑफ द इमोर्टल निकोलस फ्लामेल के फिल्म अधिकार खरीदे। 2. डी बोनावेंटुरा ने कहा कि स्कॉट की शानदार श्रृंखला हैरी पॉटर से एक प्राकृतिक विकास है। डॉक्यूमेंट्री साइड बाय साइड में डी बोनावेंटुरा ने सस्ते डिजिटल कैमरों की सर्वव्यापकता की आलोचना की, जो किसी को भी फिल्म निर्माता बनने की अनुमति देते हैं, जिससे मीडिया परिदृश्य में भयानक मनोरंजन की भरमार हो सकती है, जिसे जनता गुणवत्तापूर्ण कार्यों से अलग नहीं कर पाएगी। उनके तर्क में कहा गया है कि नया मीडिया परिदृश्य स्वाद निर्माता की कमी के कारण दोषपूर्ण है। व्यक्तिगत जीवन। डी बोनावेंटुरा ने चोएट रोजमेरी हॉल और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने फुटबॉल खेला। 3 बाद में उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल से MBA की डिग्री प्राप्त की। 4 उनके पिता मारियो डी बोनावेंटुरा एक सिम्फनी कंडक्टर थे और उनके चाचा एंथनी डी बोनावेंटुरा एक कॉन्सर्ट पियानो वादक थे। 5
डी बोनावेंतुरा भ्रष्टाचार विरोधी गैर पक्षपाती संगठन रिप्रेजेंट.अस के लिए क्रिएटिव काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। 6. उन्होंने 2015 से क्लेरमोंट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में काम किया है। मार्क रॉबर्ट माइकल वाहलबर्ग, जन्म 5 जून 1971, एक जिन्हें पहले उनके स्टेज नाम मार्की मार्क से जाना जाता था। 2. एक अमेरिकी अभिनेता है। एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उनका काम कॉमेडी, ड्रामा और एक्शन शैलियों में फैला हुआ है। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 1 बाफ्टा पुरस्कार और 2 अकादमी पुरस्कार, 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 9 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 3 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार शामिल है। वाहलबर्ग का जन्म बोस्टन, मैसाचुसेट्स में हुआ था। युवावस्था में वह कई हिंसक और नस्लीय रूप से प्रेरित हमलों में शामिल था। उन्होंने 1990 के दशक में हिप हॉप समूह मार्की मार्क और फंकी बंच के सदस्य के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसके साथ उन्होंने म्यूजिक फॉर द पीपल 1991 और यू गॉट्टा बिलीव 1992 एल्बम जारी किए। वाहलबर्ग ने अपनी पहली स्क्रीन फिल्म रेनेसा मैन 1994 में की और उनकी पहली मुख्य भूमिका फियर 1996 में थी। बूगी नाइट्स 1997 में पोर्न अभिनेता डर्क डिगलर के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। 2000 के दशक की शुरुआत में वाहलबर्ग ने द परफेक्ट स्टॉर्म 2000, प्लैनेट ऑफ द एप्स 2001 और द इटालियन जॉब 2003 जैसी बड़े बजट की एक्शन फिल्मों में काम किया। उन्हें क्राइम ड्रामा द डिपार्टेड 2006 में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। स्पोर्ट्स ड्रामा बायोपिक द फाइटर 2010 में मिकी वार्ड की भूमिका निभाने के लिए वाहलबर्ग को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2010 के दशक के दौरान उन्होंने द अदर गाइज 2010, टेड 2012, टेड 2 2015, डैडीज होम 2015 और डैडीज होम 2 2017 के साथ सफल कॉमेडी भूमिकाएं निभाईं। वाहलबर्ग ट्रांसफॉर्मर्स लाइव एक्शन फिल्म फ्रैंचाइजी की 2 फिल्मों। वाहलबर्ग ने 5 HBO सीरीज के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। कॉमेडी ड्रामा इंटोरेज 2004 से 2011, पीरियड क्राइम ड्रामा बोर्डवॉक एम्पायर 2010 से 2014, कॉमेडी ड्रामा हाउ टू मेक इट इन अमेरिका 2010 से 2011 और बॉलर्स 2015 से 2019 और डॉक्यूमेंट्री मैकमिलियंस 2020। वह वाहलबर्गर्स चेन के सहमालिक है और इसके बारे में रियलिटी टीवी सीरीज में सहकलाकार है। वाहलबर्ग को 2010 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर 1 स्टार मिला। प्रारंभिक जीवन और परिवार। मार्क रॉबर्ट माइकल वाहलबर्ग का जन्म 5 जून 1971 को बोस्टन, मैसाचुसेट्स के डोरचेस्टर पड़ोस में हुआ था। वह 9 बच्चों में सबसे छोटे हैं, 3 जिनमें अभिनेता रॉबर्ट और गायक अभिनेता डॉनी शामिल है। उनकी मां अल्मा एलेन नी डोनेली 1942 से 2021 एक बैंक क्लर्क और एक नर्स की सहायक थी और उनके पिता डोनाल्ड एडमंड वाहलबर्ग सीनियर 1930 से 2008 कोरियाई युद्ध के अमेरिकी सेना के दिग्गज थे। 1982 में अपने माता-पिता के तलाक के बाद उन्होंने अपना समय उनके बीच बांट दिया। 4. वाहलबर्ग के पिता स्वीडिश और आयरिश वंश के थे। उनकी मां आयरिश, अंग्रेजी और फ्रेंच कनाडाई वंश की थी। 5, 6, 7 परिवार की अपनी मां की तरफ से वह लेखक नाथनियल हॉथोर्न से दूर के रिश्तेदार है। 8, 9 वाहलबर्ग का पालनपोषण कैथोलिक हुआ। 10, 11 और उन्होंने बोस्टन में न्यूबरी स्ट्रीट पर कोपले स्क्वायर हाई स्कूल में पढ़ाई की। कानूनी मुद्दों। एक किशोर के रूप में 1986 और 1988 में वाहलबर्ग ने कुछ नस्लीय रूप से प्रेरित हमलों में भाग लिया। 12 जून 1986 में एक 15 वर्षीय वाहलबर्ग और उसके 3 दोस्तों ने 3 काले बच्चों का पीछा किया और चिल्लाया, निगर को मार डालो, निगर को मार डालो, और उन पर पत्थर फेंके। 13 अगले दिन वाहलबर्ग और अन्य ने ज्यादातर काले चौथी कक्षा के छात्रों, पिछले दिन के पीड़ितों में से एक सहित के एक समूह का पीछा किया जो समुद्र तट पर एक क्षेत्र की यात्रा कर रहे थे। नस्लीय विशेषण चिल्लाए, उन पर पत्थर फेंके और उत्पीड़न में शामिल होने वाले अन्य सफेद पुरुषों को बुलाया। 13-14 अगस्त 1986 में अपने पीड़ितों के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए वाहलबर्ग के खिलाफ दीवानी कार्रवाई दायर की गई थी।
अप्रैल 1988 में उस समय 16 वर्षीय वाहलबर्ग ने सड़क पर एक मध्यम आयु वर्ग के वियतनामी अमेरिकी व्यक्ति पर हमला किया, उसे वियतनाम का बकवास आदमी कहा और एक बड़ी लकड़ी की छड़ी से उसे बेहोश कर दिया। उसी दिन बाद में उसने एक अन्य वियतनामी अमेरिकी जॉनी ट्रिन्ह पर हमला किया, उसकी आंख में मुक्का मारा। जब वाहलबर्ग को गिरफ्तार किया गया और वह पहले हमले के दृश्य पर लौटा तो उसने पुलिस अधिकारियों से कहा, मैं अब आपको बताऊंगा कि यह वही कमीना है जिसका सिर मैंने फोड़ दिया था। 19 बाद में वाहलबर्ग ने बताया कि वह उस समय पीसीपी पर था। 20 जांचकर्ताओं ने यह भी नोट किया कि वाहलबर्ग ने गुक्स और तिरछी आंखों वाले गुक्स के बारे में कई अनचाहे नस्लीय बयान दिए। 21-22 उन्हें शुरू में हत्या के प्रयास के लिए गिरफ्तार किया गया था। 23 उन पर एक खतरनाक हथियार से हमला करने और मारपीट करने के 2 मामलों, मारिजुआना रखने के 1 मामले और 1986 में प्राप्त पूर्व नागरिक अधिकार निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए आपराधिक अवमानना का आरोप लगाया गया था। 15 उन्होंने गुंडागर्दी के लिए दोषी होने की दलील दी और उन्हें 3 महीने जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्होंने अपनी सजा के केवल 45 दिन ही काटे। 15-21-23 वाहलबर्ग का मानना था कि उन्होंने दूसरे पीड़ित को एक आंख में हमेशा के लिए अंधा बना दिया था। हालांकि बाद में त्रिन ने कहा कि उन्होंने दक्षिण वियतनामी सेना में सेवा करते हुए वियतनाम युद्ध के दौरान अपनी आंख खो दी थी, जो अमेरिकी सेना के साथ लड़ी थी। 24-18-21-22 अगस्त 1992 में वाहलबर्ग ने अपने पड़ोसी रॉबर्ट क्रेहन के जबड़े पर हमला करके उसे फ्रैक्चर कर दिया। 25 अदालत के दस्तावेजों में कहा गया है कि 1992 में वाहलबर्ग ने बिना किसी उकसावे या कारण के क्रूर तरीके से और बार-बार क्रेहन के चेहरे पर लात मारी, जबकि एक अन्य व्यक्ति, डेरेक मैककॉल ने पीड़ित को जमीन पर पकड़ रखा था। वाहलबर्ग के वकील ने दावा किया कि वाहलबर्ग और मैककॉल, जो अश्वेत है, को तब उकसाया गया जब मैककॉल को क्रेहन ने नस्लीय गाली दी। 26 मुकदमा दोनों पक्षों के बीच सुलझा लिया गया, जिससे आपराधिक मुकदमा टाल दिया गया। 27 2006 में वाहलबर्ग ने कहा कि उनके लिए सही काम यह होगा कि वह ट्रिन से मिले और सुधार करें। 23 2014 में वाहलबर्ग ने अपने दोषों के लिए मैसाचुसेट्स राज्य से क्षमा के लिए आवेदन किया। 28 29 जिसने विवाद को जन्म दिया। 21 बीबीसी के अनुसार क्षमा के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में बहस ने कठिन मुद्दों को उठाया, दोनों पक्षों के तर्क दूरगामी और जटिल थे। 30 बाद में वाहलबर्ग ने कहा कि उन्हें क्षमा प्राप्त करने के प्रयास पर खेद है और उनकी याचिका को बंद कर दिया गया क्योंकि वह क्षमा बोर्ड के अनुरोध का जवाब देने में विफल रहे कि क्या वह चाहते हैं कि यह खुला रहे। 31-32-2016 में वाहलबर्ग ने कहा कि उन्होंने त्रिन से मुलाकात की थी और उन भयानक कृत्यों के लिए माफी मांगी थी। त्रिन ने वाहलबर्ग को माफ करते हुए एक सार्वजनिक बयान जारी किया। 24-31 क्वा और अभिनेत्री लेला रोचॉन की सगाई 1998 में हुई और 9 अप्रैल 1999 को उनकी शादी हुई। बेटी एशिया रोचॉन फुक्वा का जन्म 28 जुलाई 2002 को हुआ और बेटा ब्रैंडो मई 2004 में। फुक्वा का एक बेटा जैचरी है, जो पिछले रिश्ते से है। उनकी 2 पोतियां भी है। 21 सितंबर 2014 में जब बीबीसी ने उनसे पूछा कि क्या वह ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो फुक्वा ने कहा, बिल्कुल। मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, बिल्कुल। कास्ट मार्क वाहलबर्ग, गनरी सार्जेंट बॉब ली स्वेगर के रूप में। माइकल पेना, एफबीआई विशेष एजेंट निक मेम्फिस। डैनी ग्लोवर, कर्नल आइजैक जॉनसन के रूप में। केट मारा, सारा फेन के रूप में। इलियास कोटेस, जैक पायने। रोना मित्रा, एफबीआई के विशेष एजेंट एलोडेस गैलिंडो के रूप में। जोनाथन वॉकर, लुई डोबलर, मीचम के सहयोगी के रूप में। लुइस फरेरा, एफबीआई सहायक विशेष एजेंट इंचार्ज हॉवर्ड पर्नेल के रूप में। टेट डोनोवन, एफबीआई विशेष एजेंट रस टर्नर के रूप में। रारे सरबेडिजा और मिखायोस जेरबिएक बटा माइकल सेंडोर। एलन सी पीटरसन, फिलाडेल्फिया पुलिस विभाग के अधिकारी स्टेनली टिम्मन्स के रूप में। नेड बीटी, सीनेटर चार्ल्स एफ मेचम। लेन गैरिसन, लांस कॉर्पोरल डॉनी फेन के रूप में। ब्रायन मार्किंसन, अटॉर्नी जनरल रुसर्ट के रूप में।
लेवोन हेल्म, मिस्टर रेट। उत्पादन, विकास, शूटर के लंदन प्रीमियर में वाहलबर्ग। उपन्यास पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पहले यूनिवर्सल में और बाद में पैरामाउंट में 12 वर्षों तक विकास में था, जिसमें 7 पटकथा लेखकों ने कई रूपांतरणों का प्रयास किया। लेखक स्टीफन हंटर ने भी पुस्तक को रूपांतरित करने की कोशिश की, लेकिन अनुभव से निराश हो गए और खुद को इस प्रक्रिया से अलग कर लिया। 2000 में विलियम फ्रेडकिन ने बॉब ली स्वैगर की भूमिका निभाते हुए टॉमी ली जोन्स के साथ फिल्म का निर्देशन करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि लेखक एक स्क्रिप्ट को पूरा करने में असमर्थ थे और फ्रेडकिन और जोन्स ने इसके बजाय द हंटेड 2003 बनाने का फैसला किया। उस फिल्म में शूटर के लिए फ्रेडकिन के कई विचारों को शामिल किया गया था और इसके नायक एल्टी बोनहम भी जोन्स की स्वैगर की योजनाबद्ध चित्रण पर आधारित थे। फ्रेडकिन, जोनाथन लेम्किन ने किताब और कुछ पिछले ड्राफ्ट पढ़े और कुछ गलतियों को दोहराने से बचने में सफल रहे। लेम्किन ने कहानी को वियतनाम के बाद की मूल सेटिंग से अलग कर दिया और कहानी को फिर से बनाया, मुख्य घटना को पहले अधिनियम के अंत में लाया और कई कथानक रेखाओं को काटकर सिर्फ इस स्टोरी तक सीमित कर दिया। स्क्रीनप्ले के उनके पेज एक रीराइट ने वाहलबर्ग और फूकवा को आकर्षित किया और उनके दूसरे ड्राफ्ट पर फिल्म को प्रोडक्शन में जाने के लिए हरी झंडी मिल गई। इतनी लंबी विकास प्रक्रिया और कई बार फिर से लिखे जाने वाली पटकथा के लिए असामान्य, लेम्किन ने राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की मध्यस्थता के बाद एकमात्र श्रेय बरकरार रखा। 1. स्थान, फिल्म का अधिकांश भाग न्यू वेस्टमिंस्टर, कैमलूप्स, मिशन, एशक्रॉफ्ट और कैश क्रीक, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में फिल्माया गया था। 8. उदाहरण के लिए, स्वैगर के भागने को न्यू वेस्टमिंस्टर में फ्रेजर नदी के किनारे फिल्माया गया था, जो डेलावेयर नदी के लिए खड़ा था। कार का पीछा जो नदी में गिरने पर समाप्त होता है, उसे 6वीं स्ट्रीट और वेस्टमिंस्टर क्वे से दूर फिल्माया गया था। स्वैगर के ड्रेजर के किनारे चिपके रहने का अगला दृश्य भी फ्रेजर नदी पर पेटुलो ब्रिज के पास फिल्माया गया था। हत्या के दृश्य फिलाडेल्फिया में इंडिपेंडेंस हॉल के सामने इंडिपेंडेंस नेशनल हिस्टोरिकल पार्क में फिल्माए गए थे। स्नाइपर लोकेशन को न्यू स्ट्रीट और नॉर्थ चार्थ स्ट्रीट के जंक्शन पर चर्च की मीनार के बाहरी हिस्से का उपयोग करके बनाया गया था और उन्हें पार्क के एक काल्पनिक दृश्य को बनाने के लिए एक अन्य इमारत से एक ऊंचे दृश्य के साथ जोड़ा गया था। अंतिम दृश्य मैमथ लेक्स, कैलिफोर्निया में अहीलों के बेसिन में था। पर्वत शिखर पर टकराव की यह घटना ब्रिटिश कोलंबिया के रिसोर्ट शहर व्हिसलर के पास रेनबो माउंटेन के ग्लेशियरों पर फिल्माई गई थी। 9. हथियार और रणनीति, शूटर में कई स्नाइपर रणनीति को दर्शाया गया है, जिसका श्रेय पूर्व अमेरिकी मरीन स्काउट स्नाइपर पैट्रिक गैरिटी को जाता है, जिन्होंने फिल्म के लिए मार्क वाहलबर्ग को प्रशिक्षित किया था। गैरिटी ने वाहलबर्ग को बाएं और दाएं दोनों हाथों से शूट करना सिखाया। अभिनेता बाएं हाथ के हैं, क्योंकि स्वैगर की लगातार चोटों के कारण उन्हें पूरी फिल्म में शूटिंग की मुद्रा बदलनी पड़ी थी। उन्हें एक हथियार के दायरे को समायोजित करने, एक शॉट पर हवा के प्रभावों का न्याय करने, तेजी से बोल्ट हेरफेर करने और विशेष श्वास कौशल विकसित करने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया था। उनके प्रशिक्षण में अत्यधिक दूरी की शूटिंग, 1100 गज 1.0 किलोमीटर तक और छलावरन गिली सूट का उपयोग शामिल था। फूकवा ने गैरिटी को फिल्म का सैन्य तकनीकी सलाहकार नियुक्त किया। 10. डीवीडी की विशेष विशेषताओं में गैरिटी का साक्षात्कार लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि हत्या में चलाई गई गोली सीधे आर्चबिशप को नहीं लगी होगी, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। जब गोली चलाई जाती है, तो वह गोली की दूरी के आधार पर 30 से 40 फीट 9 से 10 मीटर तक गिरती है। क्षतिपूर्ति के लिए गोली को एक चाप पर फायर किया जाता है, जो गोली की दूरी, तापमान, आर्द्रता और हवा के अनुसार कैलिब्रेट किया जाता है। अपने साक्षात्कार में गैरिटी ने कहा 2 गज 1.8 मीटर पर हाइड्रोस्टेटिक शॉक के कारण जो .408 चेटैक जो गोली में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बड़े कैलिबर उच्च वेग वाले राउंड के बाद होता है, लक्ष्य सचमुच अलग हो जाएगा और अंग 200 फीट 60 मीटर दूर उड़ जाएंगे। आर्चबिशप के सिर पर बाहर निकलने का घाव मूवी थिएटर में दिखाने के लिए बहुत गंभीर होता। इसके बजाय फिल्म में हत्या का बहुत कम ग्राफिक चित्रण दिखाया गया है।
पूरी फिल्म में स्वैगर कई तरह की स्नाइपर राइफलों का इस्तेमाल करता है, जिनमें USAMC M40A3, 11 चेटेक इंटरवेंशन, 12 और बेरेट M82 शामिल है। शूटर की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एंटोनी फुक्वा 4 ने किया है और जोनाथन लेम्किन ने लिखा है। यह स्टीफन हंटर के 1993 के उपन्यास पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पर आधारित है। 5. यह फिल्म फोर्स रिकन मरीन स्काउट स्नाइपर के अनुभवी बॉब ली स्वैगर, मार्क वाहलबर्ग पर आधारित है, जिसे एक निजी सैन्य फर्म के लिए काम करने वाली भाड़े की इकाई द्वारा हत्या के लिए फंसाया जाता है। फिल्म में माइकल पेना, डैनी ग्लोवर, केट मारा, लेवोन हेल्म और नेड बीटी भी है। 4. शूटर का निर्माण लोरेंजो डी बोनावेंतुरा द्वारा डी बोनावेंतुरा पिक्चर्स के माध्यम से किया गया था और 23 मार्च 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली और $61 मिलियन के बजट पर इसने $95.7 मिलियन की कमाई की। कथानक। USAMC फोर्स रिकन स्काउट स्नाइपर्स बॉब ली स्वैगर और उनके स्पॉटर डॉनी फेन इथियोपिया में एक मिशन के लिए ओवरवॉच प्रदान करते हैं। मिशन तब गड़बड़ा जाता है जब दुश्मन मिलिशिया हेलीकॉप्टर की सहायता से स्वैगर और फेन की स्थिति पर हमला करता है। ऑपरेशन की निगरानी कर रहे CIA अधिकारी ने मिशन को जला दिया, जिसके परिणामस्वरूप फेन की मौत हो गई। 3 साल बाद स्वैगर सेवानिवृत्त हो गए और विंड रिवर रेंज में रहने लगे। एक सार्वजनिक भाषण कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति पर संभावित हत्या के प्रयास को विफल करने के लिए स्वैगर से इसहाक जॉनसन और उनके सहयोगी पेन और डॉबलर ने मदद मांगी। अनिच्छा से स्वैगर मदद करने के लिए सहमत हो गया। उन्होंने आकलन किया कि एकमात्र व्यवहार्य स्थान फिलाडेल्फिया है। भाषण के दिन स्वैगर जॉनसन के साथ एक ओवरवॉच स्थिति में जाता है। गोली चलती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह एक सेटअप था। राष्ट्रपति के अतिथि इथियोपिया के आर्कबिशप डेसमंड मुटुम्बो की हत्या कर दी जाती है और जॉनसन के वेतन पर रहने वाले फिलाडेल्फिया के एक पुलिस अधिकारी ने स्वैगर को गोली मार दी। स्वैगर भाग निकला। नए FBI विशेष एजेंट निक मेम्फिस को निहत्था कर दिया। स्वैगर केंट की जाता है और फेन की विधवा सारा से मिलता है, जो उसकी चोटों का इलाज करती है। मेम्फिस, जो शूटिंग के बारे में संदेहास्पद था, को चारा बनाकर सारा और स्वैगर उसे जानकारी देते हैं, जिसका उपयोग वह शूटिंग की जांच करने के लिए करता है ताकि जॉनसन को छिपने से रोका जा सके। उन्हें संदेह है कि वे समझौता कर सकते हैं। जॉनसन अपने आदमियों को मेम्फिस को पकड़ने और उसे मारने का आदेश देता है। हालांकि इससे पहले कि वे मेम्फिस को मार सके, वे स्वैगर द्वारा मारे जाते हैं। स्वैगर मेम्फिस को छोड़ देता है और जॉनसन को नीचे लाने में उसकी मदद मांगता है। दोनों टेनेसी जाते हैं और आग्नेयास्त्र विशेषज्ञ मिस्टर रेड से मिलते हैं, जो पेपर पैचिंग के बारे में बताते हैं। रेड का अनुमान है कि व्हीलचेयर पर बैठे सर्बियाई स्नाइपर मिखाइलोस ज़ेर्बियाक ही एकमात्र जीवित स्नाइपर होगा जो इस तरह का शॉट लगाने में सक्षम होगा। स्वैगर निष्कर्ष निकालता है कि उसने अनजाने में हत्या की सफलता सुनिश्चित करने के लिए ज़ेर्बियाक की टोर ली थी और वह और मेम्फिस उससे भिड़ने के लिए वर्जीनिया जाते हैं। उसी समय सारा का स्वैगर से संबंध उजागर हो जाता है और जॉनसन पेन को उसे अपहरण करने का आदेश देता है ताकि उसका इस्तेमाल लाभ के रूप में किया जा सके। स्वैगर और मेम्फिस शर्बिएक की संपत्ति में घुसपैठ करते हैं, जहां बाद वाला खुलासा करता है कि जॉनसन लाद के लिए विकासशील देशों का शोषण करने वाले तेल समूहों की ओर से मोंटाना के सीनेटर चार्ल्स मेचम के लिए काम करता है। शर्बिएक ने कबूल किया कि जॉनसन के आदेश पर काम करते हुए उसने जॉनसन द्वारा किए गए मानवता के खिलाफ अपराधों की जानकारी को सार्वजनिक होने से रोकने के लिए मुटुम्बो की हत्या कर दी, जिसमें इरिट्रिया इथियोपिया सीमा पर एक गांव का नरसंहार भी शामिल है। शर्बिएक ने स्वैगर को सूचित किया कि उसने और फेन ने अनजाने में उस मिशन को अंजाम देने वाले ठेकेदारों की वापसी को कवर किया था और इसे कवर करने के लिए उन्हें मार दिया जाना था। सारा के अपहरण का खुलासा करने पर वह आत्महत्या कर लेता है। स्वैगर कबूलनामा रिकॉर्ड करता है, मेम्फिस के साथ भाग जाता। जॉनसन, मेचम और पेन आते हैं और साराह को बंदूक की नोक पर पकड़ लिया जाता है। मेम्फिस के एक प्रलोभन के रूप में स्वैगर जॉनसन के काउंटर स्नाइपर्स को खत्म कर देता है,
और पेन को निष्क्रिय कर देता है, जिसे साराह कुछ ही समय बाद मार देती है। मेचम रहस्यमय रंग से संकेत देता है कि वह तेल कंपनियों के लिए काम करने वाला एकमात्र राजनेता नहीं है। यह अनुमान लगाते हुए कि सबूत उन्हें मार डालेंगे, स्वेगर रिकॉर्डिंग को नष्ट कर देता है क्योंकि एफबीआई उसे गिरफ्तार करने आती है। उसे अमेरिकी अटॉर्नी जनरल रसट से मुलाकात का मौका दिया जाता है। मेम्फिस की मदद से स्वेगर मेम्फिस द्वारा गुप्त रूप से उसे दिया गया एक लाइव स्नाइपर राउंड लेता है और जॉनसन पर फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन गोली नहीं चलती। स्वेगर ने खुलासा किया कि जब भी वह अपनी राइफलों को लावारिस छोड़ता है तो वह फायरिंग पिन बदल देता है। निजी तौर पर रुसर्ट ने स्वेगर को बताया कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए न्यायतर उपाय आवश्यक हो सकते हैं और उन्होंने स्वेगर की रिहाई का आदेश दिया। कुछ समय बाद मेचम, जॉनसन और उनके साथी अपने अगले ऑपरेशन पर चर्चा करते हैं, इससे पहले कि स्वेगर हमला करता है और उन सभी को मार डालता है। वह गैस लाइन को तोड़ देता है, जॉनसन को हमलावर के रूप में फंसाता है और भाग जाता है क्योंकि घर एक बड़े गैस विस्फोट में नष्ट हो जाता है। स्वेगर प्रतीक्षा कर रही कार में सारा के पास लौटता है और दोनों गाड़ी चलाकर चले जाते हैं। आजीविका। संगीत। मुख्य लेख मार्की मार्क और फंकी बंच। वाहलबर्ग पहली बार सफल बॉय बैंड न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक के डॉनी वाहलबर्ग के छोटे भाई के रूप में प्रसिद्ध हुए। मार्क 13 साल की उम्र में डॉनी के साथ समूह के मूल सदस्यों में से एक थे, लेकिन कुछ महीनों के बाद उन्होंने समूह छोड़ दिया। मार्क के जाने के बाद डैनी वुड, जॉर्डन नाइट, जोनाथन नाइट और जॉय मैकिन्टायर सभी समूह में शामिल हो गए। 33 1990 में वाहलबर्ग ने डांसर रैपर स्कॉट रॉस, स्कॉटी जी, हेक्टर बैरोस, हेक्टर द बूटी इंस्पेक्टर, एंथनी थॉमस, एशले एस और टेरी यान्सी डीजेटी के साथ मार्की मार्क एंड द फंकी बंच के रूप में रिकॉर्डिंग शुरू की और अपने डेब्यू एल्बम म्यूजिक फॉर द पीपल से गुड वाइब्रेशंस के साथ हिट अर्जित किया। भाई डॉनी द्वारा निर्मित रिकॉर्ड बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर 1 पर पहुंचा, बाद में इसे प्लेटिनम एकल के रूप में प्रमाणित किया गया। दूसरा एकल, वाइल्ड साइड, बिलबोर्ड के हॉट सिंगल सेल्स चार्ट पर नंबर 5 पर, उद्धरण वांछित, और बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर 10 पर पहुंच गया। 34 इसे गोल्ड सिंगल के रूप में प्रमाणित किया गया। 35 दूसरा मार्की मार्क और फंकी बंच एलपी यू गॉट्टा बिलीव पहले की तरह सफल नहीं रहा, शीर्षक ट्रैक में केवल एक मामूली हिट एकल दिया गया। 37 दिसंबर 1992 में ब्रिटिश टीवी शो द वर्ड में प्रदर्शन करते समय वाहलबर्ग ने शब्बा रैंक्स की प्रशंसा की, जिन्होंने कहा था कि समलैंगिक लोगों को सूली पर चढ़ा दिया जाना चाहिए। ग्लाद ने उनकी निंदा की और केल्विन क्लेन को उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उनका उपयोग करने के लिए फटकार लगाई। 38 लिन गोल्डस्मिथ द्वारा ली गई छवियों और ज्यादातर उनके द्वारा दिए गए बयानों के साथ एक स्वशीर्षक आत्मकथात्मक चित्र पुस्तक मार्की मार्क भी जारी की गई थी। 39 अपने संगीत कैरियर को पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हुए वह हैम्बर्ग चले गए, जहां उन्हें फ्रैंक पीटरसन और एलेक्स क्रिस्टेंसन द्वारा ईस्ट वेस्ट रिकॉर्ड्स के लेबल के तहत निर्मित किया गया था। 40 बाद में वाहलबर्ग ने दिवंगत रेगे रग्गा गायक प्रिंस इटालजो के साथ एल्बम लाइफ इन द स्ट्रीट्स पर सहयोग किया। इस परियोजना ने रैप वोकल्स, इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूज्ड रग्गा और यूरोपीय डांस फ्लोर संगीत को मिलाया, जिसमें पीटरसन और क्रिस्टेंसन के साथ हैप्पी पीपल, जर्मन नंबर 1 हिट यूनाइटेड, लाइफ इन द स्ट्रीट्स और बेबी लोन जैसे एकल शामिल थे। 41 इनमें से कई ट्रैक फिल्म रेनेसा मैन में दिखाए गए, जिसमें वाहलबर्ग और डैनी डेविटो ने अभिनय किया। 1995 में उन्होंने अपने दोस्त डेरियस मिचेलचेव्स्की के समर्थन में नो मर्सी नामक एक सिंगल रिलीज किया, जिनसे उनकी दोस्ती 1990 के दशक में हुई थी। 42 मिचेलचेव्स्की इस गाने के म्यूजिक वीडियो में भी दिखाई देते हैं। 43 वाहलबर्ग और प्रिंस इटालजो ने 1995 में अल्ट्राफोनिक रिकॉर्ड्स के लिए एक और एल्बम रिलीज किया। द रीमिक्स एल्बम शीर्षक से इसमें जोड़ी के पिछले एल्बम लाइफ इन द स्ट्रीट्स के रीमिक्स के साथ साथ मार्क का सोलो ट्रैक नो मर्सी भी शामिल था। 44 इटालजो के साथ उनका एल्बम जर्मनी में हिट हो जाने के बाद उन्होंने वन लव नामक एक संगीत कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें वे निर्माता और कभी-कभी मुख्य गायक भी थे। उन्होंने तीसरे स्टूडियो एल्बम का निर्माण भी शुरू किया।
45 उन्होंने दैट्स द वे आई लाइक इट नामक उनके गीत में अभिनय किया। 46 1996 में वाहलबर्ग निर्माता टोनी कॉटुरा के साथ हे डीजे नामक एकल रिकॉर्ड करने के लिए हैम्बर्ग लौट आए। 47 1997 में फील द वाइब और बेस्ट ऑफ माई लव नामक 2 और एकल ट्रैक जारी किए गए। 48 49 2000 में उन्हें ब्लैक लेबल सोसाइटी के म्यूजिक वीडियो काउंटरफिट गॉड में बैंड के बेसिस्ट के स्टैंड इन के रूप में दिखाया गया था। 50 विज्ञापन देना। वाहलबर्ग ने पहली बार गुड वाइब्रेशंस म्यूजिक वीडियो में अपनी काया का प्रदर्शन किया और सबसे प्रमुख रूप से केल्विन क्लेन 1992-51 के लिए अंडरवियर विज्ञापनों की एक श्रृंखला में हर ब्रिट्स द्वारा शूट किया गया। इसके बाद केल्विन क्लेन टेलीविजन विज्ञापनों में 52 मैगजीन और टेलीविजन प्रमोशन में कभी कभी वाहलबर्ग को विशेष रूप से या मॉडल केट मॉस के साथ दिखाया जाता था। एनी लीबोविच ने वेनिटी फेयर के वार्षिक हॉल ऑफ फेम अंक के लिए अंडरवियर में वाहलबर्ग का एक प्रसिद्ध सत्र भी शूट किया। 53 उन्होंने द मार्की मार्क वर्कआउट फॉर्म फोकस फिटनेस ISBN 155510910 नामक एक वर्कआउट वीडियो भी बनाया। 2012 में वाहलबर्ग ने GNC द्वारा खेल पोषण की खुराक की एक लाइन मार्कर के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करना शुरू किया। 54 मार्च 2017 में AT&T ने घोषणा की कि वाहलबर्ग प्रवक्ता बनेंगे और वह मोबाइल नेटवर्क डिवीजन के लिए मूल सामग्री तैयार करेंगे। 1993 में वाहलबर्ग ने टेलीविजन फिल्म द सब्स्टिट्यूट में अपने अभिनय की शुरुआत की। इस उपस्थिति के बाद उन्होंने मार्की मार्क नाम छोड़ दिया। अगले साल डैनी डेविटो की फीचर फिल्म रेनेसा मैन के साथ उनकी बड़ी स्क्रीन पर शुरुआत हुई। बास्केटबॉल के दीवाने उन्होंने लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ द बास्केटबॉल डायरीज 1995 में दिखाई देने के बाद आलोचकों का ध्यान आकर्षित किया, जो जिम कैरोल की इसी नाम की किताब का एक फिल्म रूपांतरण था जिसमें उन्होंने मिकी की भूमिका निभाई थी। जेम्स फोले की थ्रिलर फिल्म फियर 1996 में उनकी पहली मुख्य भूमिका थी। उन्होंने बूगी नाइट्स 1997, थ्री किंग्स 1999, द परफेक्ट स्टॉर्म 2000 और फॉर ब्रदर्स 2001 जैसी फिल्मों के लिए सकारात्मक समीक्षा अर्जित की। 2000 के दशक की शुरुआत में वाहलबर्ग 1960 के दशक की फिल्मों के रीमेक में दिखाई दिए, जैसे प्लैनेट ऑफ द एप्स 2001, द ट्रूथ अबाउट चार्ली 2002, 1963 की फिल्म चरैड का रीमेक और द इटालियन जॉब 2003। 2004 के द विलेज वॉयस क्रिटिक्स पोल में आई हार्ट हगबीज में उनके प्रदर्शन को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सहायक प्रदर्शन चुना गया। वाहलबर्ग को मूल रूप से ओशियन 11 में लिनुस कैलेडवेल के रूप में लिया गया था, लेकिन मैट डेमन ने इसकी भूमिका निभाई। बाद में दोनों ने द डिपार्टेड मूल रूप से इसमें वाहलबर्ग और जोकिन फीनिक्स, जिनके साथ वे 2000 की फिल्म द यार्ड्स में दिखाई दिए थे, को क्रमशः एनिस डेल मार और जैक ट्विस्ट के रूप में दिखाया जाना था, लेकिन दोनों अभिनेता फिल्म के सेक्स दृश्यों से असहज थे। अंततः ये भूमिकाएं हीथ लेजर और जेक गिलेनहाल को मिलीं, दोनों को उनके प्रदर्शन के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 57 2008 में मैक्स पेन के प्रीमियर पर वाहलबर्ग ने अमेरिकी फुटबॉल ड्रामा इनविंसिबल 2006 में अभिनय किया, जो बारटेंडर विंस पप्ले की सच्ची कहानी पर आधारित थी। वह HBO सीरीज एंटोरेज 2004 से 2011 के कार्यकारी निर्माता भी थे, जो हॉलीवुड में उनके अनुभवों पर आधारित थी। 2006 में वह मार्टिन स्कॉर्सेसे की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित थ्रिलर द डिपार्टेड में एक अप्रिय बेईमान मैसाचुसेट्स स्टेट पुलिस स्टाफ सार्जेंट शॉन डिग्नम के रूप में दिखाई दिए, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन। मोशन पिक्चर में सहायक भूमिका में एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन और नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार दिलाया। 58 वाहलबर्ग अपने द बास्केटबॉल डायरीज के सहकलाकार लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ फिर से जुड़। अपनी गुंडागर्दी के बावजूद, जो कानूनी तौर पर उसे आग्नेयास्त्रों को संभालने से रोकती है, वाहलबर्ग ने नेवादा के पहाड़ के पास फ्रंट साइड फायरआर्म्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लंबी दूरी की शूटिंग प्रशिक्षण में भाग लेकर शूटर में अपनी भूमिका के लिए तैयारी की।
वह अपने दूसरे दिन 1100 गज की दूरी पर एक लक्ष्य को मारने में सक्षम था, एक उपलब्धि जो आमतौर पर हासिल करने में सप्ताह लगते हैं। 60 उन्होंने कई साक्षात्कारों में कहा था कि वह माता-पिता, 61 और पेशेवर गोल्फ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 40 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। हालांकि 2007 की शुरुआत में उन्होंने संकेत दिया कि बाद की अब योजना नहीं थी क्योंकि उनका गोल्फ खेल बहुत बुरा है। 2007 में उन्होंने जोकिन फीनिक्स के साथ वी ओन द नाइट में अभिनय किया। उन्होंने एम. नाइट श्यामलन की द हैपनिंग में एलियट मूर के रूप में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 13 जून 2008 को मूवी थिएटरों में हुआ था। उसी वर्ष उन्होंने इसी नाम के वीडियो गेम पर आधारित मैक्स पाइने में शीर्षक भूमिका निभाई थी। मैक्स पाइने का प्रचार करते समय वाहलबर्ग द लोनली आइलैंड के एंडी सैमबर्ग के साथ एक मजाकिया झगड़े में शामिल हो गए। सैमबर्ग ने मार्क वाहलबर्ग टॉक्स टू एनिमल्स नामक सैटरडे नाइट लाइव स्केच में वाहलबर्ग की नकल की थी। 63-64 वाहलबर्ग बाद में मूल स्केच की पैरोडी करते हुए एक फॉलोअप स्केच में दिखाई दिए, जिसमें सैमबर्ग की वाहलबर्ग की नकल और सैमबर्ग को उनकी खुद की धमकियां थीं। 2014 में ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन के प्रीमियर पर वाहलबर्ग। 2010 में वाहलबर्ग रोमांटिक कॉमेडी डेट नाइट में स्टीव कैरेल और टीना फे के साथ दिखाई दिए, बड़ी कॉप फिल्म द अदर गाइज में विल फेरेल के साथ अभिनय किया और बॉक्सिंग ड्रामा फिल्म द फाइटर में क्रिश्चियन बेल के साथ अभिनय किया। 2012 में उन्होंने एक्शन थ्रिलर कॉन्ट्राबैंड में एक पूर्व अपराधी की भूमिका निभाई और सेथ मैकफरलेन की हिट कॉमेडी टेड में भी अभिनय किया। इसके 2015 के सीक्वल में उन्होंने वही भूमिका दोहराई। बाद में वाहलबर्ग ने युद्ध फिल्म लोन सर्वाइवर 2013 में नेवी सील मार्कस लुट्रेल की भूमिका निभाई, जो लुट्रेल की 2007 की इसी नाम की किताब पर आधारित थी। फिल्म को व्यावसायिक सफलता और ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। 2014 में वाहलबर्ग ने 1974 की जेम्स कान फिल्म द गैम्बलर के रीमेक में अभिनय किया, जो दोस्तोयेव्स्की के उपन्यास से प्रेरित थी। 2014 में वाहलबर्ग रियलिटी शो ब्रेकिंग बोस्टन के निर्माता थे, जिसे इसके प्रीमियर के 3,11,000 दर्शकों के बाद हवा से हटा दिया गया था। 70 उन्होंने वाहलबर्गर्स के एक एपिसोड का कार्यकारी निर्माण किया, जबकि इसमें सहाभिनय भी किया। 71 वाहलबर्ग ने ट्रांसफॉर्मर्स लाइव एक्शन फिल्म फ्रैंचाइजी की 2 फिल्मों में भी अभिनय किया, ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन 2014 और ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट 2017। 2015 में उन्होंने कॉमेडी डैडीज होम में विल फेरेल के साथ अभिनय किया। 2017 के सीक्वल में अपनी भूमिका को दोहराया। 2016 में उन्होंने 2 पीटरबर्ग फिल्मों में अभिनय किया, डीप वाटर होराइजन, जो 2010 डीप वाटर होराइजन तेल रिसाव के बारे में एक फिल्म थी, और पैट्रियट्स डे, जो 2013 बोस्टन मैराथन बम विस्फोट के बारे में एक फिल्म थी। 2017 में दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में वाहलबर्ग पहले स्थान पर थे। 2018 में ऑल द मनी इन द वर्ल्ड के रीशूट के लिए उनके $1.5 मिलियन के वेतन ने लैंगिक वेतन अंतर विवाद को जन्म दिया, क्योंकि उनकी सहकलाकार मिशेल विलियम्स को उसी रीशूट के लिए $1,000 से भी कम मिले थे। वाहलबर्ग ने विलियम्स द्वारा सहस्थापित यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक आंदोलन, टाइम्स अप पहल को पैसे दान कर दिए। 2018 में उन्होंने पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म इंस्टेंट फैमिली में अभिनय किया। वाहलबर्ग ने जासूसी फिल्म माइल 22 2018 का निर्माण और अभिनय किया और नेटफ्लिक्स फिल्म स्पेंसर कॉन्फिडेंशियल 2020 और एनिमेटेड फिल्म स्कूब 2020 में दिखाई दिए, जो उनकी पहली आवाज अभिनय भूमिका थी। 2022 में वाहलबर्ग ने अनचार्टेड फिल्म में विक्टर सुलिवन के रूप में अभिनय किया, जिसे मूल रूप से सालों पहले नाथन ड्रेक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। 76 व्यापारिक हित। वाहलबर्ग अपने भाइयों डॉनी और पॉल के साथ वाहलबर्गर्स के सहमालिक है। 77 यह मार्क का विचार था कि हिंगम, मैसाचुसेट्स में पॉल के रेस्तरां को एक पूर्ण श्रृंखला में विस्तारित किया जाए, जिसे बढ़ावा देने के लिए एक रियलिटी शो हो। 78 जुलाई 2013 में वाहलबर्ग ने बारबाडोस ट्राइडेंस क्रिकेट टीम की इक्विटी हिस्सेदारी खरीदी। 79 वाहलबर्ग को उनके दोस्त अजमल खान,
क्लब के अध्यक्ष और कैरेबियन प्रीमियर लीग के संस्थापक ने खेल से परिचित कराया था। 80-81 घोषणा के बाद वाहलबर्ग ने कहा, मैं अब एक बहुत बड़ा क्रिकेट प्रशंसक हूं। मैं लिमाकोल कैरेबियन प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हूं क्योंकि मुझे पता है कि क्रिकेट कैरेबियन में बहुत बड़ा है और इस क्षेत्र की विरासत का एक समृद्ध हिस्सा है। खेल और मनोरंजन एक शक्तिशाली संयोजन है और एलसीपीएल दुनिया भर में एक विशाल दर्शकों को आकर्षित करेगा। 2015 में वाहलबर्ग ने रैपर सीन कॉम्प्स और अरबती रोनाल्ड बर्कले को एक्वाहाइड्रेट में निवेश करने के लिए भर्ती किया, जो एक बोतलबंद पानी का ब्रांड है जिसे वाहलबर्ग ने खोजा था। तीनों मिलकर कंपनी में बहुलांश हिस्सेदारी रखते हैं। 83 वाहलबर्ग ने पूर्व जीएनसी कार्यकारी टॉम डॉवर्ड के साथ मिलकर 2016 में लॉन्च की गई स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कंपनी परफॉर्मेंस इंस्पायर्ड की सह-स्थापना की। 84 फरवरी 2017 में वाहलबर्ग उन निवेशकों में से एक थे जिन्होंने स्टॉकएक्स के लिए $6 मिलियन के फंडिंग राउंड में हिस्सा लिया, जो एक स्नीकर रीसेल मार्केटप्लेस है। 85 मार्च 2019 में वाहलबर्ग ने F45 फिटनेस फ्रेंचाइजी में हिस्सेदारी खरीदी। 86 2021 में कोलंबस, ओहियो में वेस्ट ब्रॉड स्ट्रीट पर मूल मार्क वाहलबर्ग शेवरले। 20 जुलाई 2018 को वाहलबर्ग और उनके बिजनेस पार्टनर जे फेल्डमैन ने कोलंबस, ओहियो में बॉबी लेमन शेवरले को खरीदने की घोषणा की। डीलरशिप का नाम बदलकर मार्क वाहलबर्ग शेवरले कर दिया गया। 87 डीलरशिप की सफलता के कारण स्थानीय एबीसी सहयोगी WSYX ने मार्च 2020 में बताया कि मार्क वाहलबर्ग शेवरले के ठीक सामने स्थित हेडोसी ब्यूक जीएमसी ने खुद का नाम बदलकर मार्क वाहलबर्ग ब्यूक जीएमसी रखने के लिए ओहियो के राज्य सचिव फ्रैंक लॉरोज के पास कागजी कार्रवाई दायर की थी। फेल्डमैन ने बाद में पुष्टि की कि वह और वाहलबर्ग शहर में अपनी दूसरी जनरल मोटर्स डीलरशिप खरीद रहे थे। 88 यह सौदा 29 जून 2020 को आधिकारिक हो गया और इसमें हेडोसी की एयरस्ट्रीम और आरवी डीलरशिप भी शामिल थी। इसके तुरंत बाद वाहलबर्ग और फेल्डमैन ने घोषणा की कि वे पास के वर्थिंगटन, ओहियो में जैक मैक्सटन शेवरले खरीद रहे हैं, जो उनका चौथा कोलंबस क्षेत्र डीलरशिप है, जिसका नाम बदलकर मार्क वाहलबर्ग शेवरले ऑफ वर्थिंगटन रखने की योजना है। 89 पांचवीं डीलरशिप मार्क वाहलबर्ग शेवरले ऑफ एवन को जुलाई 2021 में एवन, ओहियो में जोड़ा गया था। अन्य डीलरशिप के विपरीत एवन का स्थान ग्रेटर क्लीवलैंड में है, जो वाहलबर्ग और फेल्डमैन के पूर्वोत्तर ओहियो में प्रवेश को चिह्नित करता है। 90 2021 में वाहलबर्ग ने अपने प्रोड्यूसिंग पार्टनर मैनेजर स्टीफन लेविंसन के साथ मिलकर बॉलर्स रिपोर्ट लॉन्च की, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और उनकी HBO सीरीज बॉलर्स का स्पिन-ऑफ है, जिसमें प्रेरक व्यवसाय, मनोरंजन और खेल लेख, वीडियो और पॉडकास्ट शामिल है। 91 2021 में उन्होंने टकीला ब्रांड फ्लेचा अजुल में निवेश किया। 92 2023 में वाहलबर्ग F45 प्रशिक्षण के लिए मुख्य ब्रांड अधिकारी बने। 93 व्यक्तिगत जीवन वाहलबर्ग ने 2001 में रिया डरहम को डेट करना शुरू किया। उनके रिश्ते के पहले 7 सालों के दौरान उनके 3 बच्चे हुए और 1 अगस्त 2009 को बेवर्ली हिल्स के गुड शेफर्ड कैथोलिक चर्च में शादी कर ली, जहां वे रहते थे। जनवरी 2010 में उनकी शादी के 5 महीने बाद उनका एक और बच्चा हुआ। 94, 95, 96, 97 वाहलबर्ग को 11 सितंबर 2001 को अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 पर उड़ान भरने के लिए बुक किया गया था, लेकिन एक दिन पहले उनकी योजना बदल गई और उन्होंने अपना आरक्षण रद्द कर दिया। 2012 के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, अगर मैं अपने बच्चों के साथ उस विमान में होता तो यह उस तरह से नहीं होता जैसा हुआ। उन्होंने आगे कहा कि उस प्रथम श्रेणी के केबिन में बहुत खून बहता और फिर मैं कहता, ठीक है, हम कहीं सुरक्षित उतरने जा रहे हैं, चिंता मत करो। उन्होंने उड़ान में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों द्वारा नाराजगी व्यक्त करने के बाद माफी जारी की। 98 वाहलबर्ग कैथोलिक है। 99 और उन्होंने अपने धर्म को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। वह रविवार को 2 बार मास में जाते हैं। 100 वह चर्च के विरोध के बावजूद समानलिंग विवाह का जोरदार समर्थन करते हैं। 101 सितंबर 2015 में उन्होंने फिल्म टेड में किए गए भद्दे चुटकुलों के लिए पोप फ्रांसिस से माफी मांगी।
102 और उन्होंने 2017 में शिकागो के कार्डिनल ब्लेज क्यूपिच के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने बूगी नाइट्स में एक पोर्न स्टार की भूमिका निभाने के लिए भगवान से क्षमा मांगी। 103, 104 बाद में उन्होंने एंडी कोहेन के रेडियो शो में कहा कि साक्षात्कार बहुत गंभीरता से लिया गया एक मजाक था। 105 वाहलबर्ग ने युवा सेवा और संवर्धन कार्यक्रमों के लिए धन जुटाने और वितरित करने के उद्देश्य से मई 2001 में मार्क वाहलबर्ग यूथ फाउंडेशन की स्थापना की। 107 वाहलबर्ग बेघर महिलाओं और बच्चों के लिए गुर शेफर्ड सेंटर के साथ सक्रिय है। 108 2022 में वाहलबर्ग और उनका परिवार हॉलीवुड से लास वेगास चले गए। नेड थॉमस बीटी 6 जुलाई 1937 13 जून 2021 एक अमेरिकी अभिनेता थे। 5 दशकों तक फैले अपने करियर में उन्होंने 160 से अधिक फिल्मों में काम किया। अपने पूरे करियर के दौरान बीटी ने हॉलीवुड में सबसे व्यस्त अभिनेता होने की प्रतिष्ठा हासिल की। 1-2 उनकी फिल्मों में डिलीवरेंस 1972, व्हाइट लाइटनिंग 1973, ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन 1976, नेटवर्क 1976, सुपरमैन 1978, सुपरमैन 2 1980, बैक टू स्कूल 1986, रूडी 1993, शूटर 2007, टॉय स्टोरी 3 2010 और रंगो 2011 शामिल है। हिट एनबीसी टीवी ड्रामा होमिसाइड लाइफ ऑन द स्ट्रीट के पहले 3 सीजन में उन्होंने स्टेनली बोलेंडर की सीरीज की नियमित भूमिका भी निभाई थी। बीटी को 1 अकादमी पुरस्कार, 2 एमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए 1 एमटीवी मूवी पुरस्कार और 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने 1 ड्रामा डेस्क पुरस्कार भी जीता। प्रारंभिक जीवन बीटी का जन्म 6 जुलाई 1937 को लुइसविले, केंटकी में हुआ था। 3 मार्गरेट नी फोर्टनी और चार्ल्स विलियम बीटी के घर। 4-5 उनकी एक बड़ी बहन थी, मैरी। 6 1947 में बीटी ने सेंट मैथ्यूज, केंटकी और अपने स्थानीय चर्च में गॉस्पेल और बार्बरशॉप चौकड़ी में गाना शुरू किया। उन्होंने ईस्टर्न हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में लेक्सिंगटन, केंटकी में ट्रांसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में एक कैपेला गायक मंडली में गाने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की। उन्होंने भाग लिया लेकिन स्नातक नहीं किया। 4 1956 में बीटी ने 19 साल की उम्र में अपना स्टेज डेब्यू किया, जो बेरिया, केंटकी में स्थित एक आउटडोर ऐतिहासिक तमाशा वाइल्डरनेस रोड में दिखाई दिया। थिएटर के अपने पहले 10 वर्षों के दौरान उन्होंने वर्जीनिया के एबिंगरन में बार्टर थिएटर, वर्जीनिया के स्टेट थिएटर में काम किया। केंटकी लौटकर बीटी ने 1960 के दशक के मध्य तक लुइसविले क्षेत्र में क्लार्क्सविले लिटिल थिएटर, इंडियाना और लुइसविले के नवस्थापित एक्टर्स थिएटर में काम किया। बाद में उनके समय में 1966 में डेट ऑफ ए सेल्समैन में विली लोमन के रूप में एक भूमिका शामिल थी। कैरियर अपने पूरे करियर के दौरान बीटी को ज्यादातर सहायक भूमिकाएं निभाने का कोई अफसोस नहीं था। प्रमुख भूमिकाएं जितनी वे लायक है, उससे ज्यादा परेशानी देती है। मुझे स्टार की स्थिति में लोगों के लिए खेद है। यह अप्राकृतिक है। 7 1970 का दशक 1977 में लघु अवधि के टेलीविजन कार्यक्रम शिज़निक में नेड बीटी, सुजैन लेनियर और ओलिविया कोल के साथ। 1972 में बीटी ने डिलीवरेंस में बॉबी ट्रिपे के रूप में अपनी फिल्मी शुरुआत की, जिसमें जॉन वोइट और बर्ट रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया और यह उत्तरी जॉर्जिया में सेट है। बीटी के चरित्र को 2 पहाड़ी लोगों द्वारा बंदूक की नोक पर नग्न होने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उसे अपमानित करते हैं और उसके साथ बलात्कार करते हैं। यह दृश्य इतना चौंकाने वाला है कि इसे अभी भी स्क्रीन पर 1 मील का पत्थर माना जाता है। 8-9 बीटी ने स्वीकार किया कि फिल्म पर काम करने वाले अधिकांश लोग उस दृश्य को नहीं करना चाहते थे, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण दृश्य था। 7 यह फिल्म उस साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इसमें ड्यूलिंग बैंजो को थीम ट्यून के रूप में भी दिखाया गया था, जो नंबर 1 हिट रिकॉर्ड बन गया। 1972 में वे पॉल न्यूमैन के साथ वेस्टर्न द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जज रॉय बीन में भी दिखाई दिए। 10 1973 में बीटी ने द थीफ हु केम टू डिनर, द लास्ट अमेरिकन हीरो और व्हाइट लाइटनिंग में भूमिकाएं निभाईं। बाद की फिल्म ने बीटी को उनके डिलीवरेंस के सहकलाकार बर्ट रेनॉल्ड्स के साथ फिर से जोड़ा।
11 वह उस वर्ष टीवी श्रृंखला द वाल्टन्स के एक एपिसोड में भी दिखाई दिए, साथ ही टीवी फिल्म द मार्कस नेल्सन मर्डर्स में भी, जो कोजैक श्रृंखला के लिए पायलट थी। 12 अगले वर्ष वह टेलीविजन मिनी सीरीज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्राइवेट स्लोविक और द रॉकफोर्ड फाइल्स के 2 भाग वाले एपिसोड प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई दिए। 12 1975 में वह डब्ल्यूडब्ल्यू एंड द डिक्सी डांस किंग्स में, रॉबर्ट एल्टमैन की नेशविले में 13 और MASH-10 वे NBC टीवी मूवी अटैक ऑन टेरर द FBI वर्सेज द कु क्लक्स क्लान में डिप्टी शेरिफ ओली थॉम्पसन 1975 के रूप में दिखाई दिए। बीटी ने 1975 में गनस्मोक के द हिडर्स एपिसोड में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बीटी को अपना एकमात्र अकादमी पुरस्कार नामांकन प्रशंसित फिल्म नेटवर्क 1976 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता श्रेणी में मिला, जिसमें उन्होंने एक टेलीविजन नेटवर्क के आडंबरपूर्ण लेकिन चतुर बोर्ड के अध्यक्ष की भूमिका निभाई, जो पागल हॉवर्ड बील चरित्र पीटर फिंच द्वारा चित्रित को आश्वस्त करता है कि निगम के नेतृत्व वाली वैश्विक अमानवीयता न केवल अपरिहार्य है, बल्कि एक अच्छी बात भी है। न तो बीटी और न ही विलियम होल्डन, जिन्होंने फिंच के साथ मुख्य भूमिका साझा की, ने ऑस्कर जीता। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता श्रेणी के अलावा अन्य 3 अभिनय पुरस्कार नेटवर्क कलाकारों द्वारा जीते गए। पीटर फिंच के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, फे डुनवे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और बीट्राइस स्ट्रेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन 1976 में वह द बिग बस, सिल्वर स्ट्रीक और मिकी एंड निकी में भी दिखाई दिए। 13 1977 में वह एक्सोर्सिस्ट 2 द हेरिटिक 1977 में जॉन बोरमन के साथ काम करने के लिए लौटे और टेलीविजन सीरीज क्विन मार्टिन की टेल्स ऑफ द अनएक्सपेक्टेड के पहले एपिसोड द फाइनल चैप्टर में दिखाई दिए। उद्धरण वाचित 1977 से 78 के दौरान उन्होंने CBS पर अल्पकालिक सिटकॉम सिजनिक में अभिनय किया। 10 1978 में बीटी ग्रे लेडी डाउन 1978 में दिखाई दिए, जो चार्लटन हेस्टन अभिनीत एक पनडुब्बी पर आधारित नाटक था। यह फिल्म मुख्य रूप से बीटी के भावी सहकलाकार क्रिस्टोफर रीव की पहली स्क्रीन फिल्म होने के कारण महत्वपूर्ण है। उस वर्ष बाद में बीटी को रिचर्ड डोनर ने सुपरमैन द मूवी 1978 में लेक्स लूथर के अयोग्य गुर्गे ओटिस की भूमिका निभाने के लिए चुना, जैसा कि उन्होंने 1980 की अगली कड़ी में किया था, जहां हम उनके चरित्र को जेल में पीछे छोड़ते हुए देखते हैं। उन्हें टेलीविजन सीरीज फ्रेंडली फायर 1979 के लिए मिनीसीरीज या स्पेशल में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए एमी अवार्ड के लिए अपना पहला नामांकन मिला। 1979 में उन्हें जॉन हस्टन द्वारा निर्देशित वाइज ब्लड 1980 में बीटी रोनाल्ड नीम की फिल्म हॉपस्कॉच में वाल्टर मैथॉ के साथ दिखाई दिए। 1981 में बीटी कॉमेडी साइंस फिक्शन फिल्म द इनक्रेडिबल श्रिंकिंग वूमन में दिखाई दिए, जिसका निर्देशन जोएल शूमाकर ने किया और जिसमें लिली टॉमलिन ने अभिनय किया। 1982 में बीटी कॉमेडी द टॉय में रिचर्ड डोनर और रिचर्ड प्रायर के साथ काम करने के लिए वापस लौटे। बीटी ने बर्ट रेनॉल्ड्स के साथ ऑटो रेसिंग फार स्ट्रोकर S 1983 में फिर से काम किया। 11 1980 के दशक के मध्य में बीटी माइकल हॉफमैन द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म रेस्टलेस नेटिव्स 1985 में दिखाई दिए। 1980 के दशक के अंत तक बीटी एक और कॉमेडी फिल्म में दिखाई दिए, बैक टू स्कूल 1986 में अकादमिक डीन मार्टिन के रूप में, जिसमें रॉडनी डेंजरफील्ड ने अभिनय किया। उन्होंने जिम मैकब्राइड द्वारा निर्देशित और डेनिस क्वेड द्वारा अभिनीत 1987 की अमेरिकी नियोनोयर अपराध फिल्म द बिग ईजी में एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और माइकल केन और पियर्स ब्रॉसन के साथ एक जासूसी ड्रामा द फोर्थ प्रोटोकॉल 1987 में काम करना जारी रखा। 1988 में बीटी शैडोज इन द स्टॉर्म में मुख्य किरदार थेलोनियस पिट के साथ नजर आए और कॉमेडी फिल्म स्विचिंग चैनल्स के लिए बर्ट रेनॉल्ड्स और क्रिस्टोफर रीव के साथ फिर से जुड़े। रेनॉल्ड्स के साथ फिल्म में उनका 5वां काम था। 11 वे पर्पल पीपल ईटर 1988 में नजर आए, जिसमें उन्होंने एक साधारण दादा की भूमिका निभाई। 1989 में बीटी ने चट्टाहूची बनाई, जिसमें उन्होंने डॉ हारवुड की भूमिका निभाई। टीवी कॉमेडी सीरीज रोजीन 1989 से 1994 में जॉन गुरमैन के किरदार डैन कोनर के पिता के रूप में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। 1990 का दशक
1990 के वार्षिक एमी पुरस्कार समारोह में बीटी 1990 के दशक में प्रवेश करते हुए बीटी ने लास्ट ट्रेन होम 1990 के लिए मिनिसीरीज या स्पेशल श्रेणी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए एमी पुरस्कार के लिए अपना तीसरा नामांकन प्राप्त किया। एक साल बाद वह ब्रिटिश फिल्म हियर माई सॉन्ग 1991 में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने टेनर जोसेफ लोके का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता मोशन पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 15 1990 में बीटी ने लिंडा ब्लेयर के साथ रिपोसेस्ट 1990 में फिर से काम किया, जो द एक्सोर्सिस्ट का एक स्पूफ था। वह मार्वल कॉमिक्स के सुपरहीरो एडवेंचर कैप्टन अमेरिका 1990 में दिखाई दिए। उन्होंने मेग रयान और एलेक बाल्डविन के साथ प्रिल्यूड टू ए किस 1992 में दुल्हन के पिता की भूमिका निभाई। 1993 में वह सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म रूडी में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने नोट्रे डेम फाइटिंग आयरिश फुटबॉल प्रशंसक की भूमिका निभाई, जिसका बेटा सभी बाधाओं के खिलाफ स्कूल की फुटबॉल टीम बनाता है। 1992 में उन्होंने टीवी शो द गोल्डन पैलेस में ब्लैंच डेवेरॉक्स के विकासात्मक रूप से विकलांग बड़े भाई की भूमिका निभाई। बीटी ने 1994 में साइंस फिक्शन फिल्म रेप्लिकेटर 1994 और रहस्य कॉमेडी रेडियोलैंड मर्डर्स बनाई। 1995 में उन्होंने सीन कॉनरी और लॉरेंस फिशबर्न के साथ थ्रिलर जस्ट कॉज में काम किया। वे लैरी मैकमूर्ट्री के वेस्टर्न उपन्यास स्ट्रीट्स ऑफ लारेडो 1995 के टीवी मिनीसीरीज रूपांतरण में जज रॉय बीन के रूप में दिखाई दिए। डेविड फिंचर और एंड्रयू केविन वॉकर चाहते थे कि बीटी 7 1995 में जॉन डो की भूमिका निभाए, क्योंकि उनकी समानता जोडिएक किलर के 1969 के समग्र स्केच से थी। बीटी ने स्क्रिप्ट का वर्णन करते हुए इसे मेरे द्वारा पढ़ी गई सबसे बुरी चीज के रूप में अस्वीकार कर दिया। 16 वे 1998 में स्पाइक ली द्वारा लिखित और निर्देशित और डेनजल वॉशिंगटन द्वारा अभिनीत। 1996 में बीटी 2000 के दशक की शुरुआत में वह टेलीविजन पुलिस ड्रामा रियूनियन फिल्म होमिसाइड द मूवी 2000 के मूल कलाकारों में से एक थे, जिसमें उन्होंने डिटेक्टिव स्टेनली बोलेंडर की अपनी भूमिका दोहराई। 2002 में वह पीटर हेविट की फिल्म थंडरपेंट्स में दिखाई दिए। 2003 में उन्होंने वेयर द रेड फ्रंट ग्रोज में एक साधारण शेरिफ की भूमिका निभाई। बीटी ने स्टेज एक्टर के तौर पर भी अपना करियर बनाया, जिसमें ब्रेंडन फ्रेजर और फ्रांसिस ओकॉनर के साथ कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ के ब्रॉडवे और लंदन प्रोडक्शंस में काम करना शामिल है। कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ के प्रोडक्शन में बिग डैडी की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने एक नाटक में उत्कृष्ट फीचर एक्टर के लिए ड्रामा डेस्क अवार्ड जीता। 17 2000 के दशक के मध्य में बीटी टेलीविजन फिल्म द वूल केप 2004 में विलियम एच. मैसी के साथ दिखाई दिए और 2005 में अली सेलिम द्वारा निर्देशित और लिखित एक अमेरिकी स्वतंत्र फिल्म स्वीटलैंड में दिखाई दिए। मार्च 2006 में बीटी को विंस्टन सलेम, उत्तरी कैरोलिना में रिवर रन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का मास्टर ऑफ सिनेमा पुरस्कार, फेस्टिवल का सर्वोच्च सम्मान मिला। 2000 के दशक के अंत में बीटी ने स्टीफन हंटर के उपन्यास पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट के फिल्म संस्करण में एक भ्रष्ट अमेरिकी सीनेटर की भूमिका निभाई, जिसका नाम बदलकर शूटर 2007 कर दिया गया, जिसे एंटोनी फुकवा ने निर्देशित किया और जिसमें मार्क वाहलबर्ग, माइकल पेना और डैनी ग्लोवर ने अभिनय किया। पॉल श्रेडर द्वारा लिखित और निर्देशित एक ड्रामा फिल्म द वॉकर 2007 में और माइक निकोल्स द्वारा निर्देशित टॉम हैंक्स और जूलिया रॉबर्ट्स के साथ सच्ची कहानी पर आधारित चार्ली विल्सन्स वॉर 2007 में सम्मानीय अमेरिकी कांग्रेसमैन डॉक्टर लॉन्ग की भूमिका निभाई। उन्होंने थ्रिलर इन द इलेक्ट्रिक मिस्ट 2009 में टॉमी ली जोन्स के साथ भी काम किया। 2010 का दशक 2010 में बीटी ने थ्रिलर द किलर इनसाइड मी 2010 में अभिनय किया, जो सनडांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा था। 19 उन्होंने 2010 की डिज्नी पिक्सर फिल्म टॉय स्टोरी 3 2010 में चार्ली विल्सन के वॉर के कोस्टार टॉम हैंक्स के साथ लॉट्सोगिन बियर की आवाज भी दी, जो पहली दो फिल्मों से वुडी की अपनी भूमिका को दोहरा रहे थे। 13 2011 में बीटी ने अभिनेता जॉनी डेप और निर्देशक गोर वर्बिंस्की के साथ एनिमेटेड फिल्म रंगो 2011 में काम किया। 20 जिसमें उन्होंने कछुआ जॉन की भूमिका निभाई।
15 वह कुछ समय के लिए फिल्म फनी गाय और फिल्म रैम्पर्ट 2011 में वुडी हैरेल्सन के साथ दिखाई दिए। बीटी की अगली फिल्म द बिग आस्क 2013 थी, जो 3 जोड़ों के बारे में एक डार्क कॉमेडी थी जो अपने दोस्त की मां की मौत के बाद उसे ठीक करने में मदद करने के लिए रेगिस्तान में जाते हैं। फिल्म में गिलियन जैकब्स, जैचरी नाइटन, डेविड क्रूमोल्च, मेलानी लिंस्की, आहना ओरेली और जेसन रिटर थे और इसका निर्देशन उनके बेटे थॉमस बीटी और रेबेका फिशमैन ने किया था। उनकी दूसरी अगली फिल्म बैगेज क्लेम 2013 थी, जो डेविड ई. टैलबर्ट द्वारा निर्देशित और टैलबर्ट द्वारा लिखी गई एक अमेरिकी कॉमेडी फिल्म थी जो इसी नाम की उनकी किताब पर आधारित थी, जिसमें पाउला पैटन, एडम ब्रॉडी, जिमोन हॉन्सो, टाई डिग्स, क्रिस्टीना मिलियन और डेरेक ल्यूक थे, जो उनकी सेवानिवृत्ति से पहले बीटी की अंतिम फिल्म भूमिका भी थी। 13 व्यक्तिगत जीवन और मृत्यु। तो दोस्तों इसका जैसा कि मैंने बताया दूसरा पार्ट देखने को मिलने वाला है। फर्स्ट पार्ट एक तरह से अभी प्रेजेंट टाइम पर ये OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो दोनों पर अवेलेबल है। बाकी ये रिलीज़ 2007 में की गई थी पार्ट 1 इसका, और 61 मिलियन के बजट में 96 मिलियन प्लस में इसने कलेक्शन दिया था, तो मूवी सुपर डुपर हिट रही थी। तो अगला पार्ट हमें देखने को मिलने वाला था, तो उसकी अपडेट जितनी भी है मैंने बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में।